नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अकेडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप लोग जानते हैं रोज आप लोगों से मिलने आता हूं आज के दिन के समाचार यानी कि आज के दिन के द हिंदू से कुछ खास क्वेश्चंस लेकर। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, 10 मिनट के अंदर हमें कार्यक्रम खत्म करना होता है। नॉर्मली हम 7-8 मिनट में ही कर देते हैं। चलिए साहब, तो आज 8 दिसंबर है। आज के एमसीक्यूज लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आइए एक बार देखते हैं कि आज हमें कौन से सवालों पर जिक्र करना है, कौन से सवालों पर गौर करना है। लेकिन उसके पहले याद रखिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए। अगर उसके माध्यम से तैयारी करनी है तो आपको कोड लगाना होगा अतुल जैन। एकदम सिंपल कोड है, ये आपको लगाना होगा और उसके द्वारा आप देश के कुछ सबसे बेहतरीन टीचर्स के साथ तैयारी कर सकते हैं। आपकी पूरी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से होगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कोई चुनौती नहीं आएगी। पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा सीसैट, आपका प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। कुछ और करने की खास जरूरत आपको बचेगी नहीं। तो आज ही जुड़े, अपनी तैयारी को एकदम सही, एकदम ठोस आकार दे, यहां वहां भटके नहीं। मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप जो है कुछ स्रोत से ये, कुछ स्रोत से वो, इस सब चक्कर में ना पड़े। एक अच्छे स्रोत से, अच्छे अध्यापकों के माध्यम से पूरी तैयारी करें, जो आपकी आपकी तैयारी को एक प्रोफेशनल तरीके से आगे लेकर जाएंगे। तो आज ही जुड़िए, अपनी तैयारी को सही आकार दीजिए। चलिए साहब, सबसे पहले हमारी चर्चा में आज का सवाल, आज का हमारा पहला सवाल, यातायात, पर्यटन और संस्कृति की संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन है? अब आपको पता है भारत की संसद में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग चर्चाओं पर विचार के लिए लगभग कई सारे मंत्रालयों के साथ एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है, स्थायी समिति बनाई जाती है। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है भाई? संसद को जहां गौर करना होता है कुछ चीजों पर, वहां पर यह समिति अलग अलग विभागों का परीक्षण करती है, उनके अधिकारियों को बुलाती है, अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाकर जांच पड़ताल कर सकती है। तो ऐसा ही एक यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, पर्यटन यानी कि टूरिज्म, संस्कृति यानी कि कल्चर, इन चीजों को लेकर ऐसी एक समिति बनाई गई है। और यह समिति अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसने कहा है कि भारत में एविएशन को लेकर अभी जो विवाद हुआ है, इंडिगो वाली जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, तो इसमें संभावना जताई जा रही है कि भारत में डीजीसीए के जो अधिकारी हैं उनको और इंडिगो एयरलाइंस के भी अधिकारियों को यह समिति क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएगी। ये बुला सकती है, आपको जाना पड़ेगा। अगर ये जिसको भी बुलाती है उसको समितियों के पास जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है, वो इनकार नहीं कर सकते। तो एक जेडीयू के नेता हैं संजय झा, संजय झा इसके अध्यक्ष हैं, यह बात याद रखिएगा। आमतौर पर सारी समितियों के अध्यक्षों के नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो समिति किसी कारण से न्यूज में ज्यादा आती है, जैसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यह समिति इनको बुलाएगी और मेरे ख्याल से काफी खराब रिकमेंडेशन भी देगी इनके खिलाफ, जिस तरह की हरकत भारत के एविएशन में हुई है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन इसीलिए आपको यह नाम पता होना चाहिए। संजय झा साहब इसके अध्यक्ष हैं। इनमें से किस राज्य ने लंबित मुकदमों को समाप्त करने के लिए 100 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु, यूपी, हिमाचल प्रदेश या बिहार? तो अभी कुछ दिनों पहले आपको मैंने बताया था, एक संसद में एक प्रश्न के जवाब में भारत के कानून मंत्री जो है उन्होंने बताया था कि भारत में लोअर कोर्ट्स में 4.8 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं। तो उसके बाद से जो नई निर्वाचित बिहार की सरकार है वो थोड़ी हरकत में आई है और बिहार की सरकार ने यह घोषणा करी है कि भाई हमारे राज्य में जो मुकदमे लंबित हैं, अब बाकी सबकी तो हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन हमारे राज्य में लंबित मुकदमे जो है, पेंडिंग मुकदमे खत्म करने के लिए हम 100 नई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे। अब ये घोषणा करी है, ये करते हैं या नहीं करते, या फिर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनती है तो उससे लंबित मुकदमों की संख्या पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता, ये अभी देखा जाना बाकी है, हमको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन कम से कम घोषणा ये अभी तक बिहार की सरकार ने करी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने ये घोषणा करी है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? नेटग्रिड की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका प्रयोग सभी राज्यों के आईजी और उससे ऊपर के अधिकारी कर सकते हैं। आज आपको सुबह की द हिंदू क्लास में भी पढ़ाया। नेटग्रिड की स्थापना कब हुई थी? जब मुंबई में हमला हुआ था। उसके बाद मुंबई में हमले के बाद एक समन्वय की कमी पाई गई थी कि अलग अलग राज्यों की जो समितियां होती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, समन्वय की कमी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए नेटग्रिड बनाया गया था। तो ये 2015 में नहीं बना था, 2009 में बना था। तो पहला कथन तो आपका गलत हो ही गया। हर राज्य का आईजी के ऊपर का अधिकारी इसको प्रयोग कर सकता है, हर राज्य का अधिकारी प्रयोग कर सकता है, लेकिन आईजी जितना सीनियर होने की जरूरत नहीं है।
SP एंड अबव जो होता है वो इसका प्रयोग कर सकता है। तो आपका दूसरा कथन भी गलत है। तो इसका उत्तर हो गया आपका डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही कथन यहां पर आपके इसमें गलत है। NATGRID से देश की सुरक्षा में बड़ा फर्क पड़ सकता है। डेटाबेस का एक्सेस जो है वो सभी राज्यों को मिल सकता है, इसीलिए हर जिले के SP को भी अधिकार दिया गया है कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? मुद्रा के अवमूल्यन से देश के निर्यात में वृद्धि होती है, आपको पहले भी बताया था। अगर आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक है, बिल्कुल ये आज हिंदू में एक आर्टिकल आया है इस पर, कि अगर आपकी मुद्रा अवमूल्यित होती है तो विदेशियों को आपका सामान सस्ता लगने लगता है। भाई मान लीजिए जो सामान भारत में 50 रुपए का बन रहा था और अगर $1 50 रुपए का है तो उनको पहले $1 का मिलता था। अब अगर $1 100 रुपए का हो गया तो वही सामान 50 रुपए का सामान जो है उनके लिए आधे डॉलर का हो गया। तो विदेशियों को आपका सामान सस्ता लगने लगता है, तो इसीलिए आपके निर्यात में वृद्धि होती है। यह बात सही है। मुद्रा के अवमूल्यन से देश का व्यापार संतुलन सुधरता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपका निर्यात बढ़ेगा, आयात घटेगा, तो आपका व्यापार संतुलन सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? व्यापार संतुलन आपका निर्यात माइनस आयात ही तो होता है, तो ये आपका सुधरेगा। ये भी कथन आपका सत्य है, तो दोनों कथन सत्य हो गए। सी आपका उत्तर हो गया इसमें। 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें पूरी तरह से सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? जायर बोल्सोनारो इनमें से किस देश से संबद्ध नेता हैं? बहुत न्यूज में है जायर बोल्सोनारो। ब्राजील के पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे कुछ समय पहले तक, उसके बाद अब जो है इन पर भ्रष्टाचार के आरोप इत्यादि लगाकर इनको जेल भेज दिया गया है। तो इसके बाद से ब्राजील में एक प्रकार का राजनीतिक वैक्यूम है कि भाई ब्राजील में जो राइट विंग है, जो दक्षिण पंथ है, उसके जायर बोल्सोनारो बहुत जाने माने नेता थे। आप में से जो लोग कोविड के समय में न्यूज़ फॉलो करते थे आपको याद होगा, बोल्सोनारो कोविड को एक घोटाला बताते थे, कहते थे कि भाई कोविड नाम की कोई बीमारी नहीं है, ये सब केवल एक घोटाला है। लेकिन बाद में इन्हें खुद को कोविड हो गया था। तो एक दक्षिणपंथी नेता माने जाते हैं बोल्सोनारो। अभी वो भ्रष्टाचार वगैरह के आरोपों में जेल के अंदर हैं, इसलिए न्यूज़ में है। तो आपका सही जवाब हो गया नंबर 2 ब्राजील। ठीक है, चलिए। रूस के अफ्रीका कॉर्प्स पर इनमें से किस देश पर अत्याचार करने के आरोप लगे हैं? तो रूस ने अपनी जो सेना की टुकड़ियां भेजी अलग अलग अफ्रीकी देशों की मदद करने के लिए, उनमें से पहले एक वैगनर नाम का एक मर्सिनरी समूह था। रूस में क्या होता है, सेना काफी हद तक प्राइवेट भी होती है। अलग अलग मर्सिनरी समूह अपनी सेना बनाकर रूस के बिहाफ पे लड़ते हैं, रूस के कहने पर सहायता करने जाते हैं। तो पहले वैगनर ग्रुप पे आरोप लगा था कि उन्होंने माली नाम के देश में अत्याचार किए थे। उसके बाद रूस ने एक अपना अफ्रीका कॉर्प्स वहां भेजा, उन पर भी अब सेम आरोप लग गए हैं कि माली में जब ये लोग गए थे, जब इनकी पोस्टिंग थी, जब ये काम कर रहे थे, तो इन्होंने वहां पर भीषण अत्याचार किए, ऐसी खबरें आई हैं। तो माली इसका सही जवाब है, बी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, तो अगर ये आज तक इतने ही सवाल थे, और एक बार आपको मैं दोबारा से बता देता हूं भाई कि अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। एक हमारा इवेंट होने वाला है, ये कहां से आएगा भाई? हाँ, तो मैं आप सभी को एक बार बता देता हूं कि आपको उससे कैसे जुड़ना है। 10 तारीख को अनअकैडमी का एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार इवेंट होने वाला है। तो आपको करना बहुत ही सिंपल सी चीज है। आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा YouTube पे जाना है। YouTube पे आप जब जाएंगे, जैसे इस स्क्रीन पर मैं आपको खोल के दिखा देता हूं, आप अगर YouTube पर जाएंगे तो आपको करनी बहुत सिंपल चीज है। आप जो है, आप हमारा किधर है, हाँ, जैसे मान लीजिए आप UPSC या ये वाले इवेंट पे आप गए, हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो ये मार्क द डेट, ये दिख रहा है, मार्क द डेट जो है, द लेजेंड इज कमिंग। तो इस वाले इवेंट पर आपको जाना है, 7 तारीख को आएगा। तो भाई आपको बस इसका नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, इतना सा काम आपको करना है, ताकि जब भी ये इवेंट शुरू होगा इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस इवेंट से आप लोग जुड़ पाएंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। सचिन तेंदुलकर इसमें आ रहे हैं, ये आपको मैं बता चुका हूं। इसके अलावा बहुत सारे जो है भाई स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे नई योजनाएं आएंगी, नए प्रकार के गिफ्ट जो हैं वो स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। तो आप सभी उनकी जानकारी प्राप्त करें, उनका फायदा उठाएं। तो 10 तारीख को शाम को 7 बजे अवेलेबल रहिएगा। इस इवेंट को आप जो है एक बार लाइक कर दीजिए, इसका जो है नोटिफाई मी का बटन आप दबा दीजिए, तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। चलिए साहब, तो आज के लिए इतना ही। आगे जो भी विशेष समाचार होंगे वो लेकर आपसे मिलता रहूंगा।